आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन भरा है। क्या इसे आप राजनीतिक दांव कहेंगे या दरअसल ये एक बेवकूफी भरा कदम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा असलाह उन्होंने दे दिया है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल के वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं के अलावा उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। प्रियंका ने एक ट्वीट के जरिए वायनाड के लोगों से राहुल गांधी का समर्थन करने की अपील की। वहीं राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में कहा कि वो वायनाड से चुनाव लड़कर आरएसएस को मैसेज देना चाहते हैं। नामांकन भरने के बाद राहुल और प्रियंका ने रोड शो भी किया। हालांकि रोड शो के दौरान छोटा सा हादसा भी हो गया, जिसमें 2 पत्रकारों को हल्की चोटें लगी है, जिन्हें राहुल ने खुद एम्बुलेंस तक पहुंचाया। आर्टिकल 370 पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के देश विरोधी बोल जारी हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो कश्मीर के लोग भारत से नाता तोड़ लेंगे। देखिए, नेचुरली जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता जो है पूरे मुल्क के साथ बेस्ड ऑन 370। महबूबा ने यहाँ तक कह डाला कि इसे हिंदुस्तान का जबरन कब्जा माना जाएगा और जम्मू कश्मीर की हालत फिलिस्तीन जैसी हो जाएगी। जैसे इसराइल गाजा में, पैलेस्टीन में ऑक्यूपेशनल फोर्स है, इसी तरह इंडिया भी जम्मू कश्मीर में ऑक्यूपेशनल फोर्स बन जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में एक और तमगा जड़ गया है। यूएई ने नरेंद्र मोदी को जायद मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जायद मेडल यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे किसी देश के राजा, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत और यूएई के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और संयुक्त रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साझा रूप से जिम्मेदार ठहराया है। उत्तराखंड के काशीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस देश को संकट में डाल रही है और उनका नया घोषणा पत्र इसका उदाहरण है। कांग्रेस इस देश के अंदर कहां इस देश को ले जाना चाहता है, कौन सा माहौल देश के अंदर पैदा करना चाहता है। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र इसका स्पष्ट उदाहरण है। समाजवादी पार्टी से हाल ही में रिश्ता तोड़ने वाली निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई है। निषाद पार्टी के प्रमुख प्रवीण निषाद गोरखपुर से सांसद हैं। इससे पहले निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन फिर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद गठबंधन से अलग होकर बीजेपी का दामन थाम लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 नक्सली भी मारे गए। बताया जा रहा है कि पंखाजूर इलाके में बीएसएफ की टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी, तभी घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने अचानक हमला कर दिया। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। हमले के बाद बीएसएफ की टीम ने पूरे इलाके में नक्सलियों की तलाश तेज कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने बीएसएफ पर नक्सली हमले की कड़ी निंदा की है। मुंबई से सटे ठाणे में भीड़ से नाराज महिला यात्रियों ने जबरदस्त हंगामा किया। कल्याण से मुंबई की तरफ जाने वाली लोकल ट्रेन को सैकड़ों महिलाओं ने ट्रैक पर उतरकर रोक दिया। यात्रियों का आरोप था कि दीवा स्टेशन पर आने वाली ज्यादातर ट्रेनों में महिलाओं को घुसने तक की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो लगभग रोज ऑफिस देर से पहुंचती है। महिलाओं के हंगामे के कारण ये ट्रेन तकरीबन 15 से 20 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही, जिससे इस रूट पर कई दूसरी ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 1/4 फीसदी की कटौती कर दी है, जिससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले से होम लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है, क्योंकि 20 साल तक के लोन की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक अगर आपने 20 लाख तक का लोन लिया है तो ईएमआई में करीब 350 रुपए की कमी आएगी। अगर 30 लाख का लोन है तो करीब 475 रुपए और 40 लाख का लोन है तो करीब 600 रुपए की बचत होने की उम्मीद है। रेपो रेट में कटौती के साथ ही जीडीपी में ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया गया है। पीएम मोदी की जिंदगी पर आधारित फिल्म की रिलीज फिलहाल टल गई है। पहले यह फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट क्यों टली, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। मगर कांग्रेस, डीएमके और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों से पहले पीएम मोदी की रिलीज का कड़ा विरोध किया था। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय ने पीएम मोदी का रोल प्ले किया है, जबकि फिल्म के डायरेक्टर हैं उमंग कुमार। फिल्म में नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर पीएम बनने तक के सफर को दिखाया गया है। नहीं हो सकता। जय जय गरवी गुजरात।
सलमान खान की फिल्म दबंग 3 एक नए विवाद में घिर गई है। दरअसल महेश्वर में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नर्मदा घाट पर शिवलिंग को तख्ते से ढक दिया गया था। जब इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हंगामा हो गया। हालांकि सलमान खान ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि शिवलिंग को नुकसान न पहुंचे, इसलिए शूटिंग के दौरान इसे ढक दिया गया था। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान साधुओं को दिखाने पर विवाद हुआ था। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दक्षिण की अपनी लड़ाई में एक बड़ा कदम उठाया। केरल के वायनाड से उन्होंने न सिर्फ अपना पर्चा भरा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार पर कई तरह के आरोप भी मढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी अपनी इस लड़ाई में वामपंथ दलों के खिलाफ जबान नहीं खोल रहे। उनका सीधा एक लक्ष्य है और वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से घेरा जाए। वायनाड उनके लिए परीक्षा की घड़ी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि वायनाड क्यों? देखिए, अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। तो ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है। सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूरी है। आई एम नॉट गोइंग टू से अ वर्ड अगेंस्ट द सीपीएम। आई एम हियर टू सेंड अ मैसेज ऑफ यूनिटी। आई एम हियर टू सेंड अ मैसेज दैट साउथ इंडिया इज इंपॉर्टेंट। केरल के पिनारई में राहुल की ललकार, लेकिन सीपीएम से तकरार पर इनकार है। 2019 के सियासी रण में राहुल गांधी ने वायनाड से अपना पर्चा दाखिल कर दिया और बीजेपी के खिलाफ केरल में हल्ला बोल दिया। ये अलग बात है कि केरल में लड़ाई वामपंथियों से होगी, लेकिन राहुल अपनी लड़ाई को बीजेपी के खिलाफ बता रहे हैं। साउथ इंडिया में फीलिंग है, जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। नामांकन भरने से पहले ही राहुल ने केरल में अपनी ताकत दिखाई, रोड शो के जरिए सियासी संदेश दिया। वायनाड में कुछ इसी तरह से राहुल गांधी की एंट्री हुई। पीछे लोगों का हुजूम और आगे आगे ट्रक पर राहुल गांधी का काफिला। जहां जहां से राहुल की सवारी गुजरी, लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दक्षिण के रण में राहुल का साथ देने के लिए प्रियंका भी मौजूद रही। पूरे जोश के साथ राहुल के लिए वोट की अपील करती रही। रोड शो से लेकर नामांकन तक राहुल के साथ कदमताल करती दिखी। एक समर्थक ने प्रियंका की ओर हाथ बढ़ाया तो उन्होंने भी झुककर उससे हाथ मिला लिया। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर लोगों में उत्साह है। कुछ देर पहले जो हमारे यहाँ के कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि एक ऐतिहासिक क्षण है कि गांधी परिवार का कोई आदमी साउथ से या यूं कहे कि केरल से चुनाव लड़ रहा है। हालांकि इससे पहले भी अगर आप देखें, साउथ से इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, सोनिया गांधी भी लड़ चुकी हैं और अब राहुल गांधी इस बार केरल उन्होंने चुना है। तो कहीं ना कहीं दक्षिण में दरकते हुए किले को बचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से फैसला किया गया कि वो केरल के वायनाड से चुनाव लड़े। वायनाड की सीट पर पिछले 10 साल से कांग्रेस का कब्जा है। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार मुकाबला कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट भर नहीं है, क्योंकि इस बार वायनाड के गढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने भारत धर्म जन सेना के साथ मिलकर हुंकार भर दी है। सीपीआई उम्मीदवार पीपी सुनीर और एनडीए उम्मीदवार तुषार वेल्लापल्ली से उनकी टक्कर होगी, लेकिन राहुल की ललकार साफ है। वो बीजेपी को पटखनी देना चाहते हैं और केरल से संदेश देकर दक्षिण का किला फतह करना चाहते हैं। दक्षिण भारत में अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी ने केरल का वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन कभी केंद्र में सहयोगी रही लेफ्ट पार्टी को भी नाराज कर दिया। हालांकि कांग्रेस से मानती है कि राहुल गांधी के केरल के चुनाव लड़ने से उन्हें दक्षिण भारतीय राज्यों में फायदा मिल सकता है, लेकिन यह वक्त ही बता पाएगा कि राहुल गांधी के इस कदम से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, वायनाड। राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन भरा, लेकिन इस बीच एक हादसा भी हुआ। दरअसल राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे और लोगों का हुजूम चारों तरफ उमड़ा पड़ा था, और इसी बीच इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे पत्रकार वहां मौजूद थे और ऐसे में एक पत्रकार की तबीयत अचानक खराब हो गई। दरअसल उसके ऊपर एक बैरिकेड जाकर गिर गया, जिसकी वजह से 3 पत्रकार नीचे फिसलकर दब गए। उन तीनों को राहुल गांधी ने खुद एम्बुलेंस तक पहुंचाया और उसके बाद उनका हाल जानने के लिए भी पहुंचे। घायल पत्रकारों में एक महिला पत्रकार भी शामिल थी और इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी लगातार उनके साथ मौजूद रही। वायनाड से राहुल गांधी ने अपना नामांकन तो भर दिया,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस नामांकन को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ राहुल गांधी पर हमलावर है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से अपना चुनाव लड़ने वाली हैं, इन सब ने मिलकर न सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर हमला किया, बल्कि कांग्रेस को अलगाववाद और देश को तोड़ने वाली पार्टी भी बताया। राहुल गांधी की रैली में IUML के झंडे लहराए तो बीजेपी को इस सियासी लड़ाई को एक अलग रंग देने का मौका मिल गया। IUML यानी इंडियन मुस्लिम लीग ने केरल में कांग्रेस को समर्थन दिया है तो बीजेपी हमलावर है। IUML के बहाने लड़ाई को मजहब से जोड़ने की पूरी कोशिश है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने देश को बांटा, कांग्रेस उसके साथ क्यों है। और दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए कोई जिम्मेदार था तो मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी। वहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो गुप्त एजेंडा है, इस देश को कहां ले जा रहा है, इस देश के नागरिकों को, मतदाताओं को एक बात कांग्रेस को सबक सिखाने की आवश्यकता है। हालांकि इतिहास के पन्नों में ये बात बखूबी दर्ज है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग से मतभेद के बाद IUML का गठन हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए इस लड़ाई को राष्ट्रवाद और मजहब की पीछ पर खड़ा करने के लिए मुस्लिम लीग का नाम ही शायद काफी है। अंदाजे के मुताबिक वायनाड में 21.5% ईसाई और 28.8% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बीजेपी राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने को मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़ रही है। स्मृति ईरानी तंज कस रही है कि सीजनल जनेऊ पहनने वाले वायनाड को क्या जवाब देंगे। जो पॉलिटिकल सीजन और पॉलिटिकल रीजन देखकर जनेऊ धारण करते हैं, वो आज वायनाड में क्या बतलाएंगे वहां की जनता को। वायनाड की जनता को तो मैं सचेत करना चाहती हूँ कि अगर सांसद के रूप में राहुल गांधी की क्षमता को देखना है तो आकर कभी अमेठी की बदहाली देखिए। बीजेपी केरल में अपनी सियासी जमीन पुख्ता करना चाहती है और इसलिए उसने हिंदुत्व को सियासी हथियार बनाया है, लेकिन राहुल की वहाँ असल लड़ाई लेफ्ट से, जो राहुल के नॉमिनेशन को विपक्षी एकता पर हमला मान रहा है। There is no presence of BJP. So therefore, whether he likes it or not, whether he wants it or not, he would be taking on the LDF. जाहिर है राहुल चाहे लेफ्ट पर खामोश रहे, लेकिन वामपंथी उन्हें अपने किले में सेंध लगाने का मौका नहीं देना चाहते। इसलिए राहुल की लाख दलीलों के बाद भी लड़ाई त्रिकोणीय है और उनका सीधा मुकाबला CPI से है। वायनाड से रवि सिसोदिया के साथ टीम न्यूज नेशन। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमलावर है। राहुल गांधी जानते थे कि अगर वायनाड सीट का वो चुनाव करते हैं, जहां पर अल्पसंख्यक बहुताय समुदाय के तौर पर है, यानी कि तकरीबन 50% के आसपास अल्पसंख्यक आबादी है, तो उन्हें घेरने का पुरजोर मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। इसके बावजूद वायनाड ही क्यों? यह बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब हम आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि वायनाड के जरिए कांग्रेस पार्टी न सिर्फ दक्षिण के राज्यों को साधना चाहती है, बल्कि राहुल गांधी अपनी पुरानी चिरपरिचित यात्रा के आधार पर, यानी कि उनका जो एक व्यक्तिगत जुड़ाव वायनाड से है, वो तो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वायनाड कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा क्या है वायनाड में जिसकी वजह से तमाम चीजों को जानते हुए भी कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने वायनाड को चुना? मकसद सियासी भर नहीं, रिश्ता दिल का है, रिश्ता दर्द भरा है, रिश्ता यादों का। वायनाड में राहुल गांधी के संग्राम का सियासी मकसद भी है, लेकिन बताया जाता है कि वायनाड से कांग्रेस का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि यहाँ से गांधी परिवार की कई यादें जुड़ी हैं। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी अस्थियों को वायनाड लाया गया था। पाप नाशनी नदी में पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरण ने राजीव गांधी की अस्थियां विसर्जित की थी और तब राहुल AK एंटनी के साथ वायनाड गए थे। बताया जाता है कि 1991 में कांग्रेस नेता के करुणाकरण ने राजीव गांधी की अस्थियों को लेकर पूरे केरल में ऐसा माहौल बनाया कि सहानुभूति की लहर दौड़ गई। 1991 के लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों की अगुवाई वाले LDF को करारी शिकस्त मिली। 1991 के लोकसभा चुनाव में तब कांग्रेस को केरल की 20 में से 13 सीटें मिली। फिर विधानसभा चुनाव में 140 में से 90 सीटों पर कांग्रेस अगुवाई वाली UDF ने 90 सीटें जीती थी। करीब 28 साल बाद राहुल एक बार फिर वायनाड के जरिए करिश्मा करना चाहते हैं। भौगोलिक तौर पर वायनाड की सीट तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा को छूती है।
तो जाहिर है यहाँ से चुनाव लड़कर राहुल सिर्फ केरल को नहीं, तमिलनाडु और कर्नाटक को भी पैगाम दे रहे हैं। उनकी नजर केरल की 20 सीटों के अलावा तमिलनाडु की 39 और कर्नाटक की 28 सीटों पर है। देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी। जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। वायनाड में अल्पसंख्यक वोटों की तादाद भी काफी है और ये वोटर अब तक कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। इसलिए राहुल को उम्मीद है कि वो जीतेंगे और सियासी संदेश भी दे पाएंगे। जिस उत्साह के साथ राहुल गांधी जी का स्वागत हुआ है यहाँ, प्रियंका जी का स्वागत हुआ है यहाँ, वो दर्शाता है कि वायनाड की जो आवाम है वो उन्हें चाहती हैं। ये तो एक कांग्रेस गढ़ रहा है और यहाँ के लोग बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता में भावना रखते हैं और मुझे लगता है कि एक छोटा भारत कहीं हो तो यही है वायनाड में। 2019 का रण राहुल के लिए सिर्फ सियासी साख का सवाल नहीं, सवाल कांग्रेस के वजूद का है और इसलिए राहुल ने उस जगह को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया है जहां से उनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी का लगाव भी रहा है, जहां से उनके पिता की यादें जुड़ी हैं और अब राहुल को केरल की मिट्टी से सियासी फायदे की उम्मीद नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो वायनाड से राहुल गांधी का पारिवारिक संबंध तो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन आइए जरा अब राजनीतिक हकीकत भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये जानना आवश्यक है कि आज दक्षिण के राज्य क्यों महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। जरा ये देखिए, 130 सीटें हैं दक्षिण के 4 राज्यों में। केरल में 20 सीट, आंध्र प्रदेश में 25 सीट, तेलंगाना में 17 सीट और उसके बाद कर्नाटक में 28 सीट, तमिलनाडु में 39 सीट और पुडुचेरी का 1 सीट, कुल मिलाकर 130 सीटें। अब आइए इस पर आपको दिखाते हैं कि दरअसल कांग्रेस ने कैसे कैसे यहां पर बढ़त हासिल की है। अगर आप इंदिरा गांधी के 1977 के दशक की याद करें, जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी का हाल बहुत ही खराब था, उस वक्त 130 दक्षिण भारत की सीटों में से 92 सीटें कांग्रेस को यहीं से आई थी। उसके बाद देश की बाकी हिस्सों में उस वक्त इंदिरा गांधी की अगुवाई में सिर्फ 46 सीटें मिली थी और रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक साल बाद 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव जीता था और उसके बाद एक बार फिर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। 1978 में ही इंदिरा गांधी ने 70,000 वोट से यहां पर अपने इस सीट को जीतने के साथ ही चिकमंगलुरु से राजनीतिक पारी अपनी शुरू की थी। आइए जरा आपको यह भी बताएं कि राजीव गांधी का संपर्क किस तरह से दक्षिण के लिए रहा। 1989 में जब राजीव गांधी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, उस वक्त भी दक्षिण की 130 में से 108 सीटें राजीव गांधी को 1989 में मिली थी। उसके साथ साथ देश के बाकी हिस्सों से सिर्फ 90 सीटों के आसपास कांग्रेस को उस वक्त मिला था। तो अब अगर आप देखें तो स्थिति कैसे आगे बढ़ती चली जाती है, आगे आपको दिखाते हैं। आगे आप देखें कि सोनिया गांधी की अगुवाई में 2004 के लोकसभा के चुनाव में दक्षिण में 47 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जिसने कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त दी थी। और केरल में उस वक्त सोनिया गांधी के अगुवाई में कांग्रेस ने कोई भी खाता नहीं खोला था और केरल में उस वक्त बहुत ज्यादा स्थिति मजबूत नहीं थी। लेकिन जब 2009 की बात करते हैं तो 61 सीटें कांग्रेस पार्टी ने 2009 के चुनाव में जीती थी 130 में से। और उस वक्त तक आप देखें कि कई राज्य थे जहां पर क्षेत्रीय पार्टी का काफी बड़ा दबदबा बन चुका था और संयुक्त आंध्र प्रदेश में भी उनकी काफी बेहतर प्रदर्शन रही थी। केरल में 13 सीटें कांग्रेस ने उस वक्त जीती थी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सीट के आंकड़ों के आधार पर 130 सीटों के इस आंकड़े पर कांग्रेस को हमेशा बढ़त मिलती रही है। अब इस बात को हम आपके सामने और बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करें। कांग्रेस जब भी अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश करती रही तो दक्षिण भारत में ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा समर्थन मिला। 1977 आपके सामने है, 1989 आपके सामने है, 2004 आपके सामने है। आज कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में अगर आज इस बुरे दौर में भी आप सीटों का आकलन करें तो 44 सीट जीतकर आई कांग्रेस 2014 में 19 सीटें दक्षिण भारत से जीतकर आई थी। ऐसे में आज अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण भारत के लिए वो अपने आप को कितना उपयुक्त समझते हैं और दक्षिण भारत की जनता से उन्हें कितने वोटों की उम्मीद है। भाइयों और बहनों,
राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। देश में आपातकाल की बेड़ियां टूटी तो इंदिरा गांधी को यह भी एहसास नहीं था कि उनके खिलाफ कितना गुस्सा है। लेकिन 1977 के लोकसभा चुनाव ने इंदिरा गांधी को आईना दिखा दिया। देश के कई हिस्सों में कांग्रेस जीत को तरस गई। इंदिरा गांधी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में चुनाव हार गई, लेकिन दक्षिण ने उन्हें निराश नहीं किया। यहाँ की 130 में से 92 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली और इसी के भरोसे इंदिरा गांधी ने 1978 में चिकमंगलुरु उपचुनाव में पर्चा दाखिल किया और जीत भी हासिल की। 1978 में इंदिरा गांधी के लिए सुरक्षित सीट की तलाश चिकमंगलुरु में पूरी हुई तो करीब 3 साल बाद 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव के दौरान भी इंदिरा गांधी ने दक्षिण की ओर देखा। 1980 में इंदिरा गांधी रायबरेली के अलावा तेलंगाना की मेडक सीट पर भी चुनाव लड़ी और दोनों पर जीत दर्ज की। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट अपने पास रखी। सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं, सोनिया गांधी के लिए भी कांग्रेस को दक्षिण में सुरक्षित सीट का सहारा मिला। राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन जब कांग्रेस बिखरने लगी तो 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनना मंजूर कर लिया और 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने अमेठी के साथ कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बेल्लारी में सोनिया गांधी को बीजेपी की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज ने चुनौती दी, लेकिन जीत सोनिया गांधी को मिली। सोनिया गांधी के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाले इस चुनाव में सोनिया ने बेल्लारी को चुना था और ये इकलौता मौका नहीं था। कांग्रेस को हर मुश्किल वक्त में साउथ ने संजीवनी दी है और शायद इसलिए राहुल गांधी भी दक्षिण से दिल्ली तक का सफर पूरा करना चाहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि दक्षिण भारत पर भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी ही पैनी नजर है और वो इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत ही वो इलाका है जहां अब भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसार सकती है और दक्षिण भारत के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पूरा दमखम लगा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को देख लीजिए, जो कि आज वाइजाग में यानी कि विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत को अब अपना नया फोकस बनाया है और उस पर भी हम आपके सामने एक विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो बहुत निराश हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए जबरदस्त तरीके से काम किया है, चाहे आप किरीट सोमैया की बात कीजिए या तमाम अन्य नेताओं की बात करें जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ करते हुए तैयार थे, लेकिन आज वो जरा हाशिए पर हैं और हाशिए पर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिल रहा। जो लिस्ट आडवाणी और जोशी से शुरू हुई थी वो अब किरीट सोमैया तक पहुंच चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ किसी न किसी बड़े चेहरे का पत्ता साफ होता जा रहा है। 2019 के रण में ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। एंटी इनकम्बेंसी का डर और सांसदों के क्षेत्रों से मिल रहे फीडबैक का असर टिकटों के बंटवारे पर साफ साफ नजर आ रहा है। बड़े चेहरे जो टिकट से महरूम किए गए, उनमें सबसे ताजा नाम जुड़ा है किरीट सोमैया और परेश रावल का। बीजेपी ने उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद किरीट सोमैया का टिकट काटा और पार्षद मनोज कोटक को उम्मीदवार बना दिया। भैया, पार्टी ने बहुत अच्छे नौजवान मेरे छोटे भाई मनोज को टिकट दिया है, उसका आनंद और अभिमान है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। असल में किरीट सोमैया शिवसेना के खिलाफ बोलते आए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सोमैया के तेवर शिवसेना चीफ को खटक गए और शिवसेना के अड़ने की वजह से ही किरीट सोमैया का टिकट कटा है। इससे कांग्रेस को मौका मिल गया चुटकी लेने का। इनकी जो गठबंधन है वे पहले दिन से एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। चुनाव के वक्त साथ में आकर चुनाव लड़ते हैं। शिवसेना चुनाव के बाद कहती है कि चौकीदार चोर है, चुनाव के दौरान शिवसेना कहती है मैं भी चौकीदार हूँ। अगर मौजूदा चुनाव की बात करें तो बीजेपी में आडवाणी से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिन्हें इस बार पार्टी ने चुनावी रण से बाहर कर दिया। गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी, कानपुर से मुरली मनोहर जोशी, अहमदाबाद पूर्व से परेश रावल, भागलपुर से शाहनवाज हुसैन, देवरिया से कलराज मिश्र, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा 71 सांसदों में से 17 सांसदों के टिकट काट दिए।
हालांकि बीजेपी टिकट काटे जाने को लेकर किसी दूसरी पार्टी या और किसी के दबाव से इनकार कर रही है और इसे मोदी को दोबारा पीएम बनाने के मिशन से जोड़ रही है। 400 कार्यकर्ता चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे और 11 करोड़ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को बनाने के लिए लड़ेंगे। लड़ सब रहे हैं। पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जीत जरूरी है। पार्टी को दोबारा सत्ता दिलाना सबसे अहम है, इसीलिए रणनीति के तहत टिकट काटे जा रहे हैं। और चूंकि हर नेता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, इसीलिए उन्हें पार्टी के फैसले से कोई ऐतराज नहीं। हालांकि ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि जो नेता सत्ता की मलाई चख चुके हैं, उन्हें एकाएक अगर सियासी रण से बाहर कर दिया जाए तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, और इसका जरा भी मलाल रहा तो नुकसान तो हो ही सकता है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। बीजेपी के स्थापना दिवस के ठीक 2 दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक मंडल में शामिल वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक ब्लॉग लिखा है। एक बहुत लंबे अरसे के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी बातों को सामने रखा है। उन्होंने गांधीनगर से टिकट नहीं दिए जाने के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की है। दरअसल ये उनकी पहली प्रतिक्रिया है गांधीनगर से चुनाव न लड़ने के बाद। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर असहमत लोगों को कभी दुश्मन नहीं माना है। उनका कहना है कि असहमत लोगों को पार्टी ने अलग राजनीतिक विचारधारा वाला माना। भारतीय जनता पार्टी ने कभी पार्टी विरोधियों को देश विरोधी नहीं बताया। देश सबसे पहले, उसके बाद पार्टी और अंत में नंबर आता है नेता का। लालकृष्ण आडवाणी जी के इस ब्लॉग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री जी ने जो लिखा है वो अब आपके सामने है। आडवाणी जी ने बीजेपी का सही सार बताया है। यह है प्रधानमंत्री जी का ट्वीट, खास करके देश पहले, फिर पार्टी और आखिर में खुद। अब आप खुद ही समझ जाइए कि एक ब्लॉग और एक ट्वीट, इसमें क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं और इसके बीच क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो बिना कहे भी सामने आ रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं कैसे हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। पिछले लोकसभा चुनाव में जो चुनावी वायदे किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। उसको पूरा नहीं किया, लगभग 1/4 हिस्सा भी काम उसका पूरा नहीं किया है। और इतना ही नहीं, अब बीजेपी फिर से नए चुनावी वायदे कर रही है, तो आप लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना, गुमराह नहीं होना है। देश के ज्यादातर राज्यों में यहाँ कांग्रेस पार्टी ही पावर में रही है और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के हाथ में लंबे अरसे तक हुकूमत रही है। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में यहाँ जो आपका तेलंगाना का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई